यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको पता ही होगा। ऑर्नामेंट्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, हमारे यूटेंसिल्स के लिए, ठीक है, काफ़ी चीज़ों में हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेटल है ये हमको मिलता कहाँ से है? हमने पिछले लेक्चर्स में हमने मेटल्स नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने मेटल्स का जो भी रिएक्शंस है वो लिखा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। वैसे यहाँ पर हमको डिस्कस करना है कि मेटल्स हमको एग्जैक्टली मिलता कहाँ से है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे और कैसे उसको हम एग्जैक्टली ऑब्टेन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। मेटल्स हमको ऑब्वियसली अर्थ क्रस्ट से मिलता है। ऐसा तो नहीं कि हवा में मेटल के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। हमको मेनली अर्थ क्रस्ट से मेटल्स मिलता है, लेकिन वो भी प्योर फॉर्म में ऐसे ही नहीं मिलता, कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। और उनसे, उन कंपाउंड से हमको मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ मैं कुछ टर्म्स, पहले कुछ डेफिनेशंस बता दूं मैं। सबसे पहला है मेटलर्जी, ठीक है। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी का मतलब है एवरीथिंग अबाउट मेटल्स, यानी कह सकते हो साइंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स को, उसके कंपाउंड्स को जमीन से निकालना, उसको प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस करके उसको सेपरेट करना, और इवन उसको अलॉय करके उसके अंदर कुछ मिक्सिंग करके और उसको यूज करना, एप्लीकेशन करना, ये सब कुछ कौन सी स्टडी में आता है? साइंस के किस ब्रांच में आता है? दैट ब्रांच इज कॉल्ड मेटलर्जी। सो व्हाट इज मेटलर्जी? एवरीथिंग अबाउट मेटल्स, या कह सकते हो इट इज नथिंग बट साइंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसमें सब कुछ आता है, एक्सट्रैक्शन, अलॉइंग, एप्लीकेशन, एवरीथिंग अबाउट मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। दूसरा है मिनरल्स। क्या होते हैं मिनरल्स? ज्योग्राफी में भी ये भी टर्म सुना होगा आपने। मिनरल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स present in the earth crust from which metals can be extracted, यानी वो कंपाउंड जो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। मैं लिख सकता हूं नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स present in earth crust from which metals can be extracted, ठीक है। या कह सकते हो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच या विच कंटेन मेटल, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड्स को जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं जिसमें मेटल्स का कुछ अमाउंट है, कुछ प्रपोर्शन है, इनको हम मिनरल्स कहते हैं। अब मेनली मैं यहाँ पर मेटल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए ये मेटल को मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। और थर्ड है यहां पर, दैट इज ओर्स। तो यानी मिनरल्स तो हमने समझ लिया, ओर्स क्या होता है? काफी टाइम में काफी लोग इसको सेम ही मानते होंगे, पर थोड़ा डिफरेंस है। देखो, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे अर्थ क्रस्ट में हो सकते हैं जिसमें से आयरन जिसमें प्रेजेंट हो सकता है। सो देयर आर n नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट विच कंटेन आयरन, पर हम यहाँ पर सभी कंपाउंड्स को यूज सेलेक्ट नहीं करते आयरन को एक्स्ट्रा, मतलब उसमें से आयरन निकालने के लिए हम हर एक कंपाउंड को यूज नहीं करते। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जिसमें ज्यादा आयरन का प्रपोर्शन होता है और जिससे मेटल या आयरन निकालना ज्यादा आसान है। तो ऐसे वाले आयरन के मिनरल को मैं क्या कहूंगा? ओर्स कहूंगा। तो यानी इन जनरल ओर्स आर दोज मिनरल्स, ores are those minerals from which metals can be extracted easily and profitably। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मिनरल जो है, बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं मेटल के, किसी गिवन मेटल के, पर सारे कंपाउंड्स को यूज सेलेक्ट नहीं किया जाता फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। वहां पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिससे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन आसान भी है और किफायती भी है। ऐसे वाले मिनरल को ही हम क्या कहते हैं? हम ओर्स कहते हैं। So ores are those minerals
from which metals can be extracted easily and profitably. ठीक है, वो मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को निकालना आसान भी है और प्रॉफिटेबल भी है, उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम ओर्स कहते हैं. ओके, इसके बाद बात करते हैं गैंग पार्टिकल्स किसको कहा जाता है. इंपॉर्टेंट टर्म है गैंग पार्टिकल्स किसको कहा जाता है. गैंग पार्टिकल्स आर दोज इम्प्योरिटीज. अगर हम जमीन से जब हम मेटल के कंपाउंड को निकालेंगे या मान लो ओर्स को निकालेंगे, तो क्या वो एकदम पेटी पैक मिलेगा हमको, एकदम हाईली पॉलिश्ड मिलेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट. उसके अंदर वो ऑलरेडी वो एक कंपाउंड है जो पूरा मतलब इम्प्योरिटी ही एक तरीके से. तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे मिट्टी में से आ रहा, तो बहुत सारे मतलब इम्प्योरिटी जुड़े ही होंगे. उन इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? उनको हम गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं. यानी कि इसको गंगू मत बोलना भाई, बहुत लोग इसको गंगू पार्टिकल प्रोनाउंस करते हैं, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स in the form of sand, silt, dust, mud, etc. तो जो भी मतलब इम्प्योरिटीज होंगे, मिट्टी वाले जो भी इम्प्योरिटीज हैं जो हमारे ओर्स के साथ में प्रेजेंट होंगे, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं. फाइनली एक चीज और आनी चाहिए यहां से कि जब हम जमीन में से ओर्स को निकाल रहे हैं तो उनमें ऑब्वियसली गैंग पार्टिकल्स भी लगा हुआ है. तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? कोई भी काम करने से पहले पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि उन गैंग पार्टिकल्स को पहले तो धो के या जिस भी प्रोसेस से हमको सेपरेट करना होगा. एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स? कौन से प्रोसेस को कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. ओके, तो यहां पर हमने ये अगर बेसिक समझ लिया हो तो इसके बाद बस हम अब क्या करना है? गैंग पार्टिकल्स अलग हो गए वॉशिंग करके, या बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है. तो ये सब करने के बाद जो हमको मिलेगा दैट विल बी अ प्योर ओर. और उस प्योर ओर में से हमको बस कुछ रिएक्शंस करने हैं और उसके बाद फिर हम मेटल को अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है, इसका मैं एक फ्लो चार्ट जो हमको थोड़ा बहुत उसका टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है, तो उसी मेथड से मैं आपको इलैबोरेट करके बताता हूँ. ये चीज़ बहुत सिंपल हो जाएगी ये. ठीक है, इस एंड पार्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. सो वी हैव ओर्स. हमारे पास क्या है? ओर्स है, पर अभी फिलहाल कैसा है? ये इम्प्योर फॉर्म में है. क्यों इम्प्योर फॉर्म में है? क्योंकि यहाँ पर गैंग पार्टिकल्स लगे हैं, है ना. तो ओर इज इम्प्योर बिकॉज इट इज कंटेनिंग गैंग पार्टिकल्स. जब हम यहाँ पर एक प्रोसेस करते हैं, विच इज दैट प्रोसेस? इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है, इसमें से गैंग पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं एंड वी ऑब्टेन ओर विच इज प्योर. अब हमारे पास प्योर ओर है. अगला स्टेप क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्योर ओर आ गया. अगला स्टेप जो है वो डिपेंड करेगा कि आप जो ओर आपके पास है वो कौन सा वाला है, वो कौन से मेटल का है, वो रिएक्टिव मेटल का है कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का है कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल का है. ठीक है, सो आगे का प्रोसेस जो है इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेटल इट कंटेन्स. If it is containing, if that ore is of highly reactive metal,
तो प्रोसेस अलग होगा। इफ दैट ओर इज कंटेनिंग अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, तो प्रोसेस अलग होगा। इफ दैट ओर इज कंटेनिंग लेस रिएक्टिव मेटल या कहो तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो प्रोसेस अलग होगा। अब देखो सबसे पहले हम है ना मॉडरेटली वाला कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर बाकी दो आ जाएंगे, सिंपल होगा। ओके, तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में सपोज वी हैव जिंक, तो यानी ये कौन सा वाला मेटल का ओर है, जिंक, जिसमें से हमको जिंक को सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है वो जनरली दो फॉर्म में और दो कंपाउंड्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। और वो कौन से दो कंपाउंड्स हैं, आइदर इट कैन बी योर मेटल सल्फाइड, या फिर वो क्या हो सकता है, वो मेटल कौन से कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में। सो देख लो, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का जो ओर्स है वो जनरली दो फॉर्म में हो सकता है। कौन से फॉर्म में, या तो मेटल सल्फाइड के फॉर्म में या तो कार्बोनेट के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर हमने अगर जिंक लिया है तो ये होगा जिंक सल्फाइड, और अगर कार्बोनेट है तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। ओके, अब यहाँ पर आगे का काम, हम हमारा एम क्या है वो देखते रहो। मेन जो लक्ष्य है वो देखो कि जो मेटल है उसको अलग करना है। मेटल कैसे अलग होगा उस पर हमको फोकस करना ऑब्वियसली, पर हम एक ही स्टेप में मेटल को अलग नहीं कर पाएंगे। ये प्रोसेस यहाँ काफ़ी मुश्किल होगा। इसके लिए हमको यहाँ पर एक ऐसे कंपाउंड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है पहले, जिससे मेटल को निकालना आसान हो जाए। एंड व्हाट इज़ दैट, कि किसी भी तरीके से आप क्या करो कि इसको है ना मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जैसे ही ये मेटल ऑक्साइड बन जाता है ना, उसके बाद मेटल को निकालना बड़ा आसान होता है। तो यानी हम कैसे जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में बदल सकते हैं वो भी देखते जाओ। ठीक है, तो यहां पर व्हेन यू हैव जिंक सल्फाइड, तो हम यहां पर एक प्रोसेस करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस का मतलब क्या, किसी चीज को हीट करना स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर हम वही करेंगे, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे स्ट्रांगली, सो दैट वी ऑब्टेन जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। तो देखो यानी कि हमको मेटल ऑक्साइड मिल गया। हमको यहाँ पे एम क्या था, इस मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना, जो हमने यहाँ पर रोस्टिंग से अचीव कर लिया। और यहाँ भी वही करना है हमको, कार्बोनेट में से मेटल निकालना मतलब मुश्किल है, और आसान तब होगा जब हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। वही हम यहाँ पर करते हैं। इधर थोड़ा डिफरेंट होगा प्रोसेस। द प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। व्हाट इज कैल्सिनेशन? मेटल कार्बोनेट को हीट करना, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों भाई, यहां पर ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या नाइंसाफी है? क्योंकि देखो यहां पर ऑलरेडी इसके अंदर कार्बोनेट में देखो ऑक्सीजन दिख रहा है O3, तो इसके लिए हमको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही हीट किया जाएगा स्ट्रांगली, सो दैट इट विल गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी देखो मेटल ऑक्साइड मिल गया। तो यानी दोनों प्रोसेस में हमने मेटल ऑक्साइड अचीव कर लिया। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे रखना है? सिंपल तरीका है। मेटल ये क्या था, कार्बोनेट, C फॉर कार्बोनेट, और यहां पर हुआ C फॉर कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यानी हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन, रोस्टिंग यानी हीटिंग विद ऑक्सीजन। एक बार जो मेटल ऑक्साइड मिल गया ना, फिर काम आसान हो जाता है। व्हाट इज दैट प्रोसेस नाउ? ऑक्सीजन निकालने की प्रोसेस को हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो यानी रिडक्शन किया जाता है यूजिंग अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट। यहां पर एक गुड रेड्यूसिंग एजेंट कोक यानी कार्बन का एक फॉर्म है जो यूज किया जाता है। ठीक है, तो बिकॉज दैट इज अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट, अब यहां पर ये रिडक्शन कर देगा, एंड द प्रोसेस विल बी जिंक ऑक्साइड प्लस C विल बी गिविंग जिंक प्लस CO2। यानी यहां पर आपको मेटल मिल गया, पर दिस मेटल इज नॉट दैट प्योर, अबाउट 90% तक प्योर होता है। अगर इसको आपको प्योरिटी बढ़ानी है, अगर आपको इसको 99.9% प्योर मेटल में अगर बदलना है, तो एक प्रोसेस करना होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस यूज किया जाता है यहाँ पे, और जो मेटल जो जिंक ऑब्टेन हुआ जैसे यहाँ पर, तो उसको 99.9% प्योर करने के लिए
इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर देख लो फटाफट, यहाँ फ्लो क्या था, वी हैड ओर एंड दैट वाज इम्प्योर, गैंग पार्टिकल कंटेन करता था। कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट जैसा प्रोसेस किया, वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, इसके अलावा फ्रोथ फ्लोटेशन, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सूटेबल कौन सा वाला कहाँ यूज किया जा रहा है उस हिसाब से हमने गैंग पार्टिकल को सेपरेट कर लिया कॉन्सेंट्रेशन करके। एंड देन वी हैड ओर, जो कैसा है, प्योर फॉर्म में है, यानी कि मेटल का कंपाउंड। अब वो आगे का प्रोसेस क्या करना होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का मेटल है। इफ इट इज अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड, जैसे जिंक का कंपाउंड है, तो जनरली ये दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट। व्हेन यू हैव मेटल सल्फाइड हमको करना पड़ता है रोस्टिंग, और रोस्टिंग यानी हीटिंग strongly in presence of oxygen so as to obtain metal oxide, and calcination is heating ore strongly in absence of oxygen so as to obtain metal oxide। दोनों में हमको यहाँ पर metal oxide मिल गया। अब इसके बाद सिर्फ एक प्रोसेस करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन यूजिंग अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हमको यहाँ मेटल मिल गया बट दैट वाज अबाउट 90% प्योर। इसको 99.9% प्योर करने के लिए हमको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन करना पड़ा। ये प्रोसेस भी मैं अलग से आपको बता दूंगा। पहले हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल का भी देख लेते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल भी जनरली, जैसे मान लो कि यहाँ मर्क्यूरी है, तो ये भी जनरली एक फॉर्म में पाया जाता है, मेटल सल्फाइड के फॉर्म में। इसमें कार्बोनेट फॉर्म में यूजुअली नहीं होता, मेटल सल्फाइड के फॉर्म में। अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो आपको ऑलरेडी प्रोसेस पता है। क्या पता है सर? अगर सल्फाइड है तो पहले करेंगे रोस्टिंग, सो दैट ऑक्साइड ऑब्टेन करेंगे। तो रोस्टिंग करेंगे, फिर अगर मेटल ऑक्साइड मिल गया तो रिडक्शन भी करना पड़ेगा, और फाइनली हमको रिफाइनिंग भी करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर करना है ट्रिपल आर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, रोस्टिंग, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। ये ट्रिपल आर करके और हमको यहाँ पर 99.9% प्योर मेटल मिल जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल की, तो इनके ओर्स में से मेटल्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं, NaCl। इसको मोल्टन फॉर्म में, मतलब नॉर्मली हमको एक अच्छा अगर रिड्यूसिंग एजेंट होता तो हम इसको अलग कर पाते हैं, हम यहाँ पे सोडियम क्लोरीन दोनों को अलग कर पाते हैं, बट क्योंकि ये खुद ही बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ऐसे मेटल को उसका जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होता है क्लोरीन के साथ। एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। तो अगर आपको सेपरेट करना है इनको तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे सीधे इलेक्ट्रिसिटी पास करके ही ये काम हो सकता है, ना कि किसी केमिकल से। सो डायरेक्टली यू नीड टू डू इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन प्रोसेस सो एज टू ऑब्टेन 99.9% प्योर मेटल। सीधे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, दूसरे प्रोसेस से काम नहीं चलेगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं किया हमने वो काम? तो यहाँ पर ये प्रोसेस में काफ़ी हमको एनर्जी और बहुत कह सकते हो आप, ये बहुत खर्चा करने होने वाला प्रोसेस है, काफ़ी इसमें एनर्जी लगेगी। इसके लिए हम क्योंकि यहाँ पे दूसरा वे नहीं है कोई केमिकल वे, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके और उसको सेपरेट कर रहे हैं मेटल को। ओके, एंड फाइनली विद दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन या कहो तो रिफाइनिंग, ये दोनों प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन, यानी कि हमारे पास जो लीस्ट रिएक्टिव जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम, इनका जो कंपाउंड जो हमको नेचर में मिलेगा NaCl, इसमें से सोडियम को अलग कैसे किया जाए। बिकॉज अगर हम कोई केमिकल प्रोसेस करना चाहें तो उसमें हम मतलब डिफिकल्टी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा कि हम कोई और केमिकल ऐसा ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे जो इनसे ज़्यादा अफेक्शन मतलब रख पाए। क्लोरीन का जो अफेक्शन है सोडियम के साथ में, ये इतना स्ट्रांग है, ये दोनों इतने ज़्यादा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं कि कोई दूसरा केमिकल इनको सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करना पड़ता है। तो अब क्या होगा, बेसिकली NaCl को मोल्टन फॉर्म में लेते हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एनोड पॉजिटिव रॉड, कैथोड नेगेटिव रॉड। यहाँ पर क्या होगा, एनोड की तरफ वो भी देख लें
कि एनोड की तरफ जो पॉजिटिव रॉड है वहां पर कौन जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा, ऑब्वियसली Cl-, और Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के वहां पर क्लोरीन का एटम बन जाएगा और वो वेट करेगा एक और क्लोरीन के एटम का आने का, और जैसे ही दूसरा Cl- भी वहां पे आएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके बाद Cl2 का जो बबल है यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा आपको एट द एनोड। वैसे हमको ज़्यादा जो हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो है मेटल का एक्सट्रैक्शन, यानी सोडियम कैसे मिलेगा। तो वो चीज़ होगी नियर कैथोड। कैथोड जो नेगेटिव है वहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन आएगा, यानी कि सोडियम का कैटायन आएगा, और इस सोडियम जो कि Na+ है ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस रॉड से जो कैथोड है, इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे वो बन जाएगा सोडियम सॉलिड। और जैसे ही वो सोडियम सॉलिड फॉर्म में आ जाता है वो क्या हो जाएगा, वो इस रॉड के ऊपर ही चिपक जाएगा। तो यानी कैथोड के ऊपर आपको सोडियम का डिपॉजिट जो है वो मिलता जाएगा। तो बाय दिस वी कैन हैव सोडियम। आप देख सकते हो सोडियम जो है हमने इस प्रोसेस से सेपरेट कर लिया। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग की, जो किसी भी मेटल्स के लिए हमको करना पड़ सकता है, चाहे वो हमने जिंक जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में हमने ऑब्टेन किया, दैट वाज 90% प्योर, या फिर कॉपर या फिर कोई और वैसा मेटल जो अभी हमको प्योरीफाई करना है। तो सपोज कि हम उस एक कॉपर ले लेते हैं, सपोज हमको टेक्स्ट बुक में कॉपर का एग्जाम्पल दिया है शायद, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमको क्या करना है, जो इम्प्योर मेटल है वो एज एनोड यूज करना है। सो दिस इज इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर हमने यहाँ पर एज एनोड यानी पॉजिटिव रॉड यूज किया, और उसी का प्योर फॉर्म जो है हमको एज कैथोड यूज करना है। यानी ये एक पतला कॉपर का हम स्ट्रिप लाएंगे एंड दिस विल बी ऑब्वियसली प्योर कॉपर जो हमको यहाँ पर यूज करना है, एंड वी आर यूजिंग इट एज नेगेटिव रॉड यानी कैथोड। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हम जो यहाँ पर सोल्यूशन लेंगे वो भी उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। जैसे अगर कॉपर है तो कॉपर का ही हम एक सोल्यूशन ले रहे, कॉपर सल्फेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आयंस कौन से अवेलेबल होंगे इस कॉपर सल्फेट में से, Cu2+ एंड SO4 2-। तो यानी Cu2+ रहेगा और SO4 2- रहेगा। अब यहाँ पर SO4 2- ऑब्वियसली पॉजिटिव रॉड के पास जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव रॉड के पास जाएगा। SO4 2- जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद SO2 और O2 के बबल, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। कहाँ पे, एनोड की तरफ। और जो Cu2+ वहाँ जा रहा है, पॉजिटिव रॉड जो प्योर कॉपर है वहाँ जा रहा है, वहाँ पे क्या होगा देखो, पॉजिटिव रॉड है, ये नेगेटिव रॉड है एंड दिस इज Cu2+। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले लेगा, और जैसे ही सॉलिड कॉपर बन जाएगा वो यहाँ पर सॉलिड के फॉर्म में या मेटल एटम के फॉर्म में वो डिपॉजिट होता जाएगा। यानी बोलने का मतलब ये, कुछ सॉल्यूशन के अंदर आपने जितने कॉपर के आयंस यूज किए हैं वो सब कॉपर यहाँ पर धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा। अब सॉल्यूशन के अंदर का कॉपर डिपॉजिट तो हमको नहीं करना था, हमारा एम क्या था कि जो ये इम्प्योर जो कॉपर हमने ऑब्टेन करा है उस पूरे लंबे चौड़े एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, इसको हम कैसे प्योरिफिकेशन करें। तो हो जाएगा, अब देखते जाओ। जैसे जैसे सॉल्यूशन के अंदर का जो ये CuSO4 का जो Cu2+ है वो यहाँ पर जमा होते जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर डिपोजिशन होते जाएगा, जैसे जैसे सॉल्यूशन में Cu2+ कम होते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ के जो कॉपर है ये इनको ऐसा मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सॉल्यूशन में जंप करेंगे। और सॉल्यूशन में ये ऐसे ही एटम के फॉर्म में जंप नहीं कर सकते, इनको अगर सॉल्यूशन में जाना है तो ये आयन के फॉर्म में ही जा सकते हैं, और इसलिए ये क्या करते हैं, ये जो कॉपर सॉलिड फॉर्म में है ये 2-2 इलेक्ट्रॉन अपने रॉड को देते हुए जाते हैं, और जिसके बाद ये Cu2+ बन के ये सॉल्यूशन में जंप कर जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो जो Cu सॉलिड है आफ्टर डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द रॉड क्या बन जाएंगे, Cu2+। और ये ऐसा करते हुए सॉल्यूशन में जंप करते जाएंगे, और फिर से जितने Cu2+ है वो वापस कहाँ जाएंगे, इस नेगेटिव रॉड के पास, जो यहाँ से Cu2+ निकल रहा है वो भी यहाँ जाएगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उधर डिपॉजिट होते जाएगा। तो इससे क्या होगा
कि धीरे धीरे यहाँ का जो कॉपर है वो निकलता जाएगा और इस वाले पे वो डिपॉजिट होता जाएगा। तो ऐसे करके हम कॉपर को इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं। पर जो इम्प्योरिटी होगी, जैसे मान लो कि 10% की इसमें इम्प्योरिटी है, मड है, इम्प्योरिटीज़ है, तो वो कहाँ जाएगा? वो इम्प्योरिटीज़, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो यहाँ से निकलते हुए और बस यहाँ पर धीरे धीरे जमा होते जाएगा। तो यानी कि पूरा यहाँ पर एक पूरा इकट्ठा हो जाएगा इम्प्योरिटी, और इस मिट्टी को जो यहाँ से निकला है फाइनली, इसको हम क्या कहेंगे? नाउ दिस इज कॉल्ड, क्योंकि ये एनोड से निकला हुआ है इसके लिए इसको कहा जाता है एनोड मड। ठीक है, एनोड की इम्प्योरिटी। और जो यहाँ से कॉपर निकलना था वो निकल के और इधर डिपॉजिट हो गया, यानी हमने इम्प्योर को प्योर कॉपर में बदल दिया।